नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ। भाई की शादी के लिए शॉपिंग करनी है, इसीलिए मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया है। एक खूबसूरत सी साड़ी पहने राधा अपने कमरे से बाहर आई और अपनी सासू माँ से बोली। तो कमला जी ने कहा, लेकिन बहू, कल ही तो तुम 3 दिन के बाद अपने मायके से वापस लौटी हो और आज फिर से मायके जा रही हो। हाँ माँ जी, वह क्या है ना कि आज मेरी छोटी बहन मायके में आई है। अब वह तो बार बार दूसरे शहर से यहाँ नहीं आ सकती ना, इसीलिए मेरी मम्मी ने आज ही खरीदारी करने का प्लान बना लिया। वह तो ठीक है बहू, लेकिन अपने ससुराल के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। और तुम जानती हो, मैं गंठिया की मरीज हूँ। घुटने पूरी तरह जवाब दे चुके हैं। बड़ी मुश्किल से चल फिर पाती हूँ। ऐसे में घर के काम तो मैं नहीं कर पाती। हाँ तो माँ जी, आपको काम करने की क्या जरूरत है, भाभी है ना, वह कर लेगी रसोई का काम। इतनी बात सुनते ही कमला जी की बड़ी बहू स्वाति रसोई घर के बाहर निकली और गुस्से से बोली, क्यों, क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो दिन भर काम करती रहूँ और तुम जब चाहे अपना बैग उठाकर अपने मायके चलती बनो। चुपचाप अपना बैग रखो और मेरे साथ घर का काम करो। बिल्कुल नहीं, मैं अभी कोई काम नहीं करने वाली। मेरी मम्मी ने बुलाया है और मैं ज़रूर जाऊंगी। लेकिन बहू स्वाति, बहुत बहू की बात भी सही है। जैसे वह इस घर की बहू है, वैसे भी तुम भी तो हो। फिर वह अकेली ही क्यों दिन भर चूल्हा चौका संभालती रहे। कमला जी ने कहा तो राधा बोली, अरे माँ जी, एक दिन भाभी काम कर लेगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। अपनी देवरानी की इतनी बात सुनकर स्वाति भड़कते हुए बोली, यह एक दिन की बात नहीं है। तुम्हारा हर रोज का यही काम है। काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाकर तैयार होकर निकल जाती हो। अच्छा, तो इस बात की परेशानी है, अगर मैं अपने मायके चली जाती हूँ तो आपको जलन होती है। अब मेरे घर वाले बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। लेकिन राधा बहू, घर के काम में तो तुम्हें भी साथ देना होगा। कमला जी बोली तो राधा चिल्लाने लगी, सारा काम तो करती हूँ घर का, और क्या जान दे दूँ अपनी। यह सुनकर बड़ी बहू स्वाति बोली, तो ठीक है माँ जी, अब मैंने भी ठान लिया है कि मैं अकेले घर का कोई काम नहीं करूँगी। ऐसा कहते हुए स्वाति पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। ठीक है, मत करो, लेकिन मैं तो अपने मायके जरूर जाऊंगी, कहते हुए राधा घर से बाहर निकल गई। कमला जी और राघव जी के 2 बेटे थे, आदित्य और करण। बड़े बेटे आदित्य की पत्नी स्वाति और छोटे बेटे करण की पत्नी राधा थी। आदित्य तो अपने पिता की किराने की दुकान संभालता था, जबकि करण की दुकान पर बैठने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक बीमा एजेंट था, लेकिन उसमें उसकी कुछ खास कमाई नहीं थी, इसीलिए सरकारी नौकरी के लिए उसकी कोशिशें जारी थी। थोड़ी देर में कमला जी के पति राघव जी घर के अंदर आए और कुर्सी पर बैठते हुए बोले, कमला, आज तो बहुत थकावट हो गई। क्यों जी, क्या करण आज भी दुकान पर नहीं गया क्या? नहीं कमला, कहता है दुकान पर काम करना मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए सरकारी नौकरी के लिए पेपर देना है। अब कौन समझाए इस लड़के को कि सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती, और फिर दुकान पर आदित्य को भी उसकी ज़रूरत है। हे भगवान, इधर छोटे बेटे ने दुकान पर काम न करने की जिद ठान रखी है, तो उधर छोटी बहू है जो घर का कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। कमला जी ने कहा, अच्छा कमला, बहुत भूख लगी है, वह से बहू से कहो खाना लगा दे। राघव जी ने कहा तो कमला जी खुद ही उठकर रसोई घर में जाने लगी। घुटनों के दर्द के कारण उन्हें चलने में तकलीफ हो रही थी। अरे भाग्यवान, बहू कहाँ है, उसे कह दो खाना लगाने के लिए। अजी, किसी ने खाना बनाया ही कहाँ है। आपकी छोटी बहू है जो हर रोज की तरह तैयार होकर मायके चली गई। अब उसकी देखा देखी बड़ी बहू ने भी काम करने से साफ मना कर दिया। यह सुनकर राघव जी ने अपनी बड़ी बहू स्वाति को आवाज़ दी। स्वाति बाहर आई तो राघव जी बोले, बहू, आखिर यह क्या चल रहा है? तुमने खाना बनाने से इनकार कर दिया। छोटी बहू तो ना समझे, लेकिन तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए ना। तो आप ही बताइए बाबूजी, यह सब कितने दिनों तक चलेगा? सारा दिन मैं ही क्यों रसोई में पिसती रहूं? आपकी छोटी बहू के हाथों में क्या मेहंदी लगी है? और तो और, वहाँ दुकान पर भी दिन भर मेरे पति काम करते रहते हैं और मेहनत करके घर चलाते हैं। क्यों, देवर जी का फर्ज नहीं बनता क्या कि घर के खर्चों में सहयोग दे? हम दोनों पति पत्नी ही क्यों नौकरों की तरह काम में जुटे रहे? बात तो तुम्हारी ठीक है बहू, मैं इस बारे में उन दोनों से बात करूंगा, लेकिन फिलहाल तो खाना पकाओ, मुझे भी भूख लगी है
और दुकान पर आदित्य के लिए भी टिफिन लेकर जाना है। राघव ने कहा तो स्वाति सपाट शब्दों में बोली, तो ठीक है, मैं भी तभी काम करूंगी जब इस समस्या का कोई हल निकलेगा। उससे पहले मैं भी किसी काम को हाथ नहीं लगाने वाली। इतना कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई। बड़ी बहू के यह तेवर देखकर राघव जी और कमला जी हैरान रह गए। कमला जी ने बड़ी मुश्किल से सबके लिए खाना बनाया, परंतु अब राघव जी को चुप रहना उचित नहीं लगा। शाम होने तक उनके छोटा बेटा बहू करण और राधा भी घर पहुंच चुके थे और बड़ा बेटा आदित्य भी दुकान से लौट आया। जी पिताजी, बुलाया आपने? दोनों बेटे अपने पिता के पास बैठते हुए बोले। तो राघव ने कहा, बेटा करण, अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। क्या मतलब पिताजी? मेरा मतलब यह है कि तुम्हारा बड़ा भाई आखिर कब तक घर चलाएगा? मैं सोच रहा हूँ अब बंटवारा कर देना ही ठीक होगा, ताकि रोज रोज का लड़ाई झगड़ा ही खत्म हो जाए। तभी आदित्य बोला, लेकिन पिताजी, मुझे नहीं लगता कि बंटवारा करने से समस्या का हल हो जाएगा। मुझे तो लगता है अगर घर के सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी समझे और मिलजुल कर काम करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी पास बैठी कमला जी बोली, अरे बेटा, अगर सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझते तो कोई परेशानी ही नहीं थी, लेकिन इस घर में तो हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, और फिर तुम भी कब तक अपने छोटे भाई के परिवार को पालेगा? इतनी बात सुनते ही वहीं पास में खड़ी उनकी छोटी बहू राधा बोली, क्यों माँ जी, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने हमारे लिए? हम तो अपना कमाते हैं और खाते हैं, फिर भी दिन भर ताने सुनते हैं। मैं तो कहती हूँ कल ही कर दो घर का बंटवारा, रोज रोज की कलह से तो छुटकारा मिलेगा। तभी बड़ी बहू स्वाति गुस्से से बोली, हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तुम तो यही सोचकर घर का बंटवारा करने को तैयार हो कि तुम्हें माँ बाबूजी की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े और उनका सारा बोझ मैं ही उठाऊं। लेकिन अब मैंने भी तय कर लिया है कि अब मैं उनका कोई काम नहीं करने वाली। बहुत दिन कर लिया। तो छोटी बहू राधा तपाक से बोली, मैंने भी ठेका नहीं ले रखा है इन लोगों का। देवरानी जेठानी में बहस छिड़ गई। तभी आदित्य गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, स्वाति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाबूजी को बोझ कहने की? तो करण ने कहा, भाई, माँ बाबूजी मेरे साथ रहेंगे, आखिर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है उनके लिए। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। तभी राधा उसके पीछे पीछे पैर पटकती हुई आई और गुस्से में बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं आपके माँ बाबूजी को अपने साथ हरगिज नहीं रखूँगी। देखो राधा, वह मेरे माता पिता हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो क्या बुढ़ापे में मैं उन्हें यूं ही छोड़ दूंगा? वह सब मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। बाकी इस घर में कोई रहे या न रहे, कोई मरे या जिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। राधा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। अब इस बारे में कोई और बहस नहीं होगी। मेरी बात तुम्हें माननी होगी। जी नहीं, मैं भी कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ एक पल भी नहीं रहूँगी। इतनी बात सुनते ही करण ने राधा के मुंह पर एक झन्नाटेदार तमाचा रसीद कर दिया। गाल पर पड़े तमाचे से राधा हैरान रह गई और फिर आग उगलती नजरों से अपने पति की ओर देखते हुए बोली, अपने माँ बाप के लिए आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया, यह तुमने अच्छा नहीं किया। अब तो मैं तुम्हें देख लूंगी। करीब 1 घंटे के बाद राधा अपने मायके पहुंच गई। माँ बाबूजी रोते हुए राधा ने आवाज़ लगाई तो उसके माता पिता कमरे से बाहर निकल कर आए। देखा तो आंगन में खड़ी उनकी बेटी रो रही थी। अरे राधा बेटी, तो इस वक्त यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? उसकी माँ ने पूछा तो राधा बोली, माँ, यह आपने मेरा रिश्ता कैसे घर में कर दिया? लेकिन बेटी, हुआ क्या, बता तो। राधा के पिता ने पूछा, क्या बताऊँ पिताजी, सारा दिन उस घर में काम कर करके मैं अपनी हड्डियाँ गला रही हूँ, फिर भी मेरे ससुराल वाले मुझे बातें सुनाते रहते हैं, एक भी मौका नहीं छोड़ते ताना कसने का। और तो और मेरा पति कहता है अगर इस घर में रहना है तो सारा दिन सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। इतना सुनकर उसकी माँ बोली, क्या मेरी बेटी को घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है उन लोगों ने? फिर रोते हुए राधा बोले, अब तो आप ही बताओ, मैं दिन भर घर का काम करूं या अपने सास ससुर के पांव दबाऊं? और जब मैंने काम करने से मना किया तो आपके दामाद ने मेरे साथ मारपीट की और धक्के देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इतनी बात सुनकर राधा के माता पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी उसके पिता बोले, क्या उनकी इतनी हिम्मत? तो उसकी माँ ने कहा,
बेटी, उनकी हिम्मत तो तुमने ही बढ़ाई है, जो हमेशा उनके जुल्म सहन किए और कभी उनके आगे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की। तो राधा ने कहा, लेकिन माँ, सहन ना करती तो और क्या करती। मैं तो यही सोचती थी कि किसी तरह मेरा घर बस जाए। लेकिन तो राधा की माँ ने कहा, शादी से पहले वो लोग कहते थे कि हम अपनी बहू को बेटी की तरह रखेंगे, और आज वही लोग मारपीट पर उतर आए। लेकिन बेटी, तू चिंता मत कर, बहुत दुख तकलीफ झेल लिए तूने। अब तू अपने माँ बाप के घर है, उन लोगों को तो अब हम देख लेंगे। उधर राधा के घर छोड़कर जाने की बात जैसे ही घर के लोगों को पता चली तो सब परेशान हो गए। फिर आदित्य बोला, क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की। तो मैं और क्या करता भाई, उसने तो साफ साफ कह दिया कि वह मेरे माँ बाबूजी के साथ हरगिज नहीं रहेगी। भाई, उसकी बदतमीजी में आज तक बर्दाश्त करता आया था, कभी भी उसे कुछ नहीं कहा था। लेकिन आज उसने माँ बाबूजी के बारे में जो कुछ भी कहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। यह सुनकर राघव जी बोले, यह तुमने ठीक नहीं किया बेटा, अब जाओ और राधा को मनाकर वापस घर ले आओ। नहीं बाबूजी, मैं उसे मनाने हरगिज नहीं जाऊंगा। वह यहाँ वापस आए या ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर करण वहाँ से चला गया। परंतु राघव जी अपने बेटे का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए हार कर उन्होंने ही वहाँ जाने का फैसला किया। अगले दिन वह राधा के मायके पहुँचे तो उन्हें सामने देखकर राधा के पिता की त्योरियां चढ़ गई। राघव जी ने अपने बेटे के व्यवहार के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो राधा के पिता ऊंची आवाज़ में बोले, अच्छा, पहले तो हमारी बेटी पर इतने जुल्म किए और अब यहाँ माफ़ी मांगने चले आए। आपने सोच भी कैसे लिया कि हम अपनी बेटी को उस नर्क में वापस भेज देंगे। जिस मुंह से आए हैं उसी मुंह से अभी के अभी वापस चले जाए। ऐसा मत कीजिए समधे जी, जात बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। राघव जी ने कहा तो राधा की माँ बोली, इसके बारे में तो तब सोचना चाहिए था जब आपके बेटे ने हमारी बेटी पर हाथ उठाया था, उसके साथ मारपीट की थी। अच्छा भैया, राधा ने आपको यह तो बता दिया कि करण ने उस पर हाथ उठाया, लेकिन यह नहीं बताया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कसूर तो आपकी बेटी का भी कम नहीं था। यह बात सुनकर राधा मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, देख लीजिए पिताजी, इतना सब कुछ होने के बाद भी यह लोग मुझे ही गलत ठहराएंगे। अब तक तो इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट ही की थी। अगर बस चलेगा तो मुझे जान से मारने में भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए भाई साहब, अब हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते। आप चुपचाप यहाँ से वापस चले जाइए। अब तो आपसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। फिर राघव जी हाथ जोड़ते हुए बोले, एक बार फिर सोच लीजिए भाई साहब, बेटी की गलतियों से आंखें मूंद कर इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं है। आपके हाथ में 2 घरों की बागडोर है। आपके एक फैसले से 2 घर उजड़ भी सकते हैं और बस भी सकते हैं। तो राधा की माँ बोली, आप लोग अपनी चिंता कीजिए, अपनी बेटी का घर तो हम फिर बसा लेंगे। और हाँ, हमारी बेटी के साथ आपने जो मारपीट की है ना, उसका बदला तो हम लेकर रहेंगे। अब चलते बनिए यहाँ से। अपना समूह लेकर राघव जी वापस घर लौट आए तो कमला जी बोली, क्या हुआ जी, बहू को अपने साथ लेकर नहीं आए क्या। नहीं कमला, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया। मैंने तो उनके हाथ भी जोड़े और माफ़ी भी मांगी, लेकिन ना तो राधा वापस आने को तैयार है और ना ही उसके माँ बाप उसे भेजने को। और अब तो कोर्ट केस करने की धमकी दे रहे हैं। क्या कोर्ट केस? इतनी बड़ी बात तो थी भी नहीं। फिर अपने बेटे करण की ओर देखते हुए कमला जी ने कहा, बेटा, अब तुझे ही उसे मनाकर लाना होगा। माँ, इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राधा को उसके मायके में ही रहने दो। जो मेरे माँ बाप को नहीं अपना सकती, मुझे ऐसी पत्नी की कोई ज़रूरत नहीं है।
और जहाँ तक रही केस करने की बात, तो उन्हें जो करना है वह करने दो। देख बेटा, इसी तरह के अहंकार में घर उजड़ जाते हैं। इसीलिए तुझे समझा रहे हैं कि बात को बड़ा करने से बजाय उसे सुलझाने में ही समझदारी है। अरे माँ, बात तो बढ़ चुकी है, अब जो होगा देखा जाएगा, कहते हुए करण वहाँ से उठकर चला गया। पीछे खड़ी बड़ी बहू स्वाति यह सारी बातें सुन रही थी। अभी एक ही दिन ही बीता होगा। दोपहर को जब आदित्य दुकान से घर खाना खाने के लिए आया तो अपनी माँ को कपड़े धोते देख हैरान रह गया। वह समझ गया था कि माजरा क्या है। तेज कदमों से चलकर वह अपने कमरे में गया और ऊंची आवाज़ में बोला, स्वाति, यह सब क्या चल रहा है? क्यों, आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? स्वाति ने पूछा तो आदित्य बोला, अब माँ बाबूजी के 2 जोड़ी कपड़े धोने का छोटा सा काम भी तुम्हें भारी लगने लगा? अच्छा, तो मैं कब तक अकेले घर का सारा काम करती रहूं? यह आपको छोटा सा काम लगता होगा, मुझे नहीं मालूम भी है दिन भर घर में कितना काम होता है। वह महारानी तो ठाठ से मायके जाकर बैठ गई है। मैं अकेली क्यों घर के काम में पिसती रहूं? देखो स्वाति, यह तुम ठीक नहीं कर रही हो, आदित्य ने गुस्से से कहा। तो स्वाति चिल्लाते हुए बोली, मुझे पता है क्या ठीक है और क्या गलत। अब से मैं सिर्फ अपना ही काम करूंगी, ना तो किसी और के लिए खाना बनाऊंगी, ना ही बाकी का कोई काम करूंगी। ऐसा कहकर वह पैर पटकते हुए रसोई घर में चली गई। इधर राधा के मायके में उसके पिता उसके पास आए और बोले, बेटी, करण का कोई फ़ोन आया क्या? नहीं पिताजी, वो क्यों फ़ोन करेंगे मुझे? मुसीबत की असली जड़ तो वही है। राधा बोली तो उसके पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, अभी अभी वकील से मिलकर आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे ससुराल वालों पर दहेज का केस डाल दिया है। लेकिन पिताजी, दहेज की तो कोई बात ही नहीं हुई। अरे बेटी, यह तो हमें पता है कि हमने झूठा आरोप लगाया है, लेकिन वकील का कहना है कि अपना केस मजबूत बनाने के लिए यह सब हथकंडे तो अपनाने ही पड़ेंगे। दहेज का मुद्दा जरूरी था। अब तुम देखना कैसे मैं उन्हें दिन में तारे दिखाता हूँ। तेरे पैरों में गिरकर तुझसे माफ़ी मांगेंगे वह। यह सुनकर राधा की माँ बोली, बिल्कुल ठीक किया, उन्हें भी तो पता चले कि किसी की बेटी को सताने का क्या अंजाम होता है। जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी ना, तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छा बेटी, तुम आराम करो, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर राधा के पिता कमरे से बाहर आ गए। इधर राधा के ससुराल में उसकी जेठानी स्वाति भी अपना खाना अलग पकाने लगी थी। लेकिन आदित्य को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आज रविवार था। आदित्य गुमसुम सा बिस्तर पर लेटा हुआ था। विचारों का तूफान उसके दिमाग में उत्पात मचा रहा था। फिर स्वाति उसके पास आई और बोली, सुनो जी, सुबह से 10 बज चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। रात को भी आप बिना खाए पिए ही सो गए थे। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, उठकर खा लीजिए। तभी आदित्य बोला, खाना तो मैं तभी खाऊंगा जब मेरे साथ तुम माता और बाबूजी का भी खाना लगाओगे। वह मंदिर से वापस लौटते ही होंगे, तुम उनका नाश्ता भी बना दो। इस पर स्वाति गुस्से से बोली, अच्छा, तो अभी तक उसी बात को पकड़ कर बैठे हैं। लेकिन मेरी भी जिद है कि अब मैं उनका खाना नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। तो ठीक है, फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, आदित्य ने कहा। तो स्वाति बोली, ठीक है, फिर आप भूखे ही बैठे रहिए। तो तुमसे खाना मांगा भी किसने था? चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, आदित्य ऊंची आवाज़ में बोला। तो स्वाति भी आग बबूला हो गई और बोली, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो मैं भी राधा की तरह अपने मायके चली जाऊंगी। तो जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है? अच्छा, तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं जा रही हूँ। अरे बेशक, अभी चली जाओ, दरवाज़ा खुला है। पति की यह बात सुनकर स्वाति अपना बैग पैक करने लगी।
मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर मैं एक बार चली गई तो फिर वापस नहीं आऊँगी। उसके बाद अपने माँ बाप के साथ ही रहना। इतना कहकर वह घर से बाहर चली गई। उधर जब स्वाति बैग उठाकर अपने मायके पहुंची तो उसे अचानक अपने घर देखकर स्वाति के पिता थोड़े हैरान रह गए। अरे बिटिया, तुम अचानक यहाँ बिना कोई फ़ोन, बिना खबर? फ़ोन करने का समय ही कहाँ था पिताजी? क्यों बेटी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ तो मेरे सास ससुर है जिन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है, तो दूसरी ओर आपका दामाद है जो ढंग से बात भी नहीं करता मुझसे। अब यहाँ ना आती तो क्या करती? यह बात सुनकर उसके पिता ने कहा, क्या? इसका मतलब तू अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर आई है? राजी खुशी से नहीं। हाँ पिताजी, लेकिन मेरे पास कोई और भी रास्ता नहीं था। मेरी देवरानी तो ससुराल की जिम्मेदारियों से बचने के लिए अपने मायके जाकर बैठ गई और काम का सारा बोझ उन लोगों ने मुझ पर डाल दिया। लेकिन अब मैंने भी ठान लिया कि मैं उस घर में सास ससुर की नौकरानी बनकर तो बिल्कुल नहीं रहने वाली। यही बात मैंने अपने पति से कही तो उन्होंने मुझे घर से निकल जाने को ही कह दिया। यह सुनकर स्वाति की माँ ने उसे झिड़कते हुए कहा, क्या सास ससुर के काम से बचने के लिए तुम यहाँ आकर बैठ गई? हमने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। लेकिन माँ, सास ससुर क्या सिर्फ मेरे हैं, मेरी देवरानी के नहीं? तो मैं अकेले उनका बोझ क्यों उठाऊं? नहीं बेटी, यह सोच गलत है। घर के बड़े बुजुर्ग बोझ नहीं होते। सास ससुर की सेवा तो किस्मत वालों को मिलती है। और मुझे एक बात बता बेटी, 7 साल हो गए तेरी शादी को। क्या कभी आज तक तेरे सास ससुर ने तुझे डांटा है? अरे वह तो तुझसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करते और दामाद जी भी तेरा पूरा ख्याल रखते हैं। हम लोगों का सम्मान करते हैं। तुझे याद है जब तेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था तो मेरे एक फ़ोन करने पर ही वह तुरंत हमारी मदद के लिए पहुंच गए थे। हर मुश्किल घड़ी में वह हमारे साथ खड़े रहे हैं। कभी हमें बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने। अब तू ही बता, अगर बदले में वह सिर्फ इतना चाहते हैं कि तो उनके माँ बाप का अपने माँ बाप की तरह ही ख्याल रखे, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन तुम तो उससे झगड़ा करके यहाँ चली आई। रिश्ता दोनों ओर से बनता है बेटी। अगर तुम अपने पति से उम्मीदें रखती हो तो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना भी सीखो। अपने माता पिता की बात सुनकर स्वाति की नज़रें शर्म से चुक गई और बोली, मैं जानती हूँ माँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो सिर्फ उन्हें घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही थी। लेकिन जब उन्होंने ही मुझे निकल जाने को कह दिया तो मैंने उस बात को अपने आत्मसम्मान पर ले लिया। लेकिन माँ, अब किस मुँह से वापस जाऊँ? कहते कहते स्वाति रोने लगी। उधर दोनों बहुओं का हाल देखकर राघव जी बहुत सोच विचार में बैठे हुए थे। तभी कमला जी उनके पास आकर बैठ गई और उन्हें परेशान देखकर बोली, क्या हुआ जी? क्या सोच रहे हैं? राघव जी बोले, कमला, सोच रहा हूँ कि कभी अच्छा भला हंसता खेलता परिवार हुआ करता था हमारा। न जाने किसकी नज़र लग गई हमारे आशियाने को। छोटी बहू का स्वभाव तो शुरू से ही थोड़ा रूखा था, लेकिन बड़ी बहू से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। तभी कमला जी बोली, सोचा था दोनों बेटों की शादियां हो जाएगी तो बहुएं घर की जिम्मेदारी संभाल लेगी और बुढ़ापा आराम से कटेगा। लेकिन किसे पता था कि बुढ़ापे में हमें यह दिन भी देखने पड़ेंगे। अभी यह बातें चल ही रही थी कि दरवाजे पर बेल बजी। राघव जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने स्वाति अपने पिता के साथ खड़ी थी। वह उन लोगों को अंदर लेकर आए तो स्वाति ने अपने सास ससुर के पैर छुए। तभी स्वाति के पिता बोले, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जैसे ही हमें पता चला कि यह ससुराल में झगड़ा करके अपने मायके आई है तो मैं उसे उल्टे पांव वापस ले आया। अरे नहीं भाई साहब, आप क्यों माफ़ी मांगते हैं? बच्चे हैं, गलती हो ही जाती है। हमारी बेटी घर वापस आ गई, हमारे लिए इतना ही बहुत है।
थोड़ी देर हाल चाल बांटकर स्वाति के पिता उसे वहां छोड़कर अपने घर वापस चले गए। बड़ी बहू के आने के बाद राघव जी और कमला जी ने भी राहत की सांस ली। शाम को जब आदित्य घर वापस लौटा तो अपनी पत्नी से बात किए बिना उसे नज़रअंदाज करके अपने कमरे में चला गया। सुनिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे माँ पिताजी ने मुझे सब समझा दिया है। मैं वादा करती हूँ कि आगे से माँ बाबूजी की सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। अपने माता पिता की तरफ उनकी सेवा करूंगी। तो आदित्य बोला, स्वाति, क्या हमारा प्यार इतना कमज़ोर था कि छोटी सी मुसीबत आने पर तुम अपना बैग उठाकर मायके चली गई? तो स्वाति रोते हुए बोली, सच कहूँ तो मैं घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, और अगर आपने मुझे एक बार भी रोका होता तो मैं उसी समय रुक जाती। आपके बिना जीने की कल्पना भी मैं नहीं कर सकती। वादा करती हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, स्वाति ने कहा। तो आदित्य ने उसे गले से लगा लिया। अभी 2 दिन भी ठीक से नहीं बीते थे कि उनके घर के बाहर पुलिस की जीप आकर रुकी। पुलिस वालों को देख अपने घर पर खड़ा देखकर राघव जी की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी एक पुलिस वाला बोला, आप लोगों के नाम पर कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है। क्या? पुलिस कंप्लेंट? और हमारे नाम पर? हमने ऐसा क्या कर दिया? एक तो आप अपनी बहू से दहेज मांगते हैं, ऊपर से उसके साथ मारपीट करते हैं। तंग होकर उसके पिता ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। ऐसे कैसे दहेज मांगने का आरोप लगा दिया हम पर? हमने तो कभी दहेज का नाम भी नहीं लिया। लेकिन आपकी बहू ने तो अपने पति और सास ससुर पर उसे मारपीट कर अपने घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, यह तो बिल्कुल झूठ है। उस पर हाथ उठाना तो दूर, हमने तो उसे उंगली तक भी नहीं लगाई। पति पत्नी में आपस में छोटी मोटी बहस हो गई थी, जिससे नाराज होकर वह अपने मायके चली गई। मैं तो उसे मनाने भी गया था, उन लोगों के आगे हाथ भी जोड़े, लेकिन फिर भी वह नहीं मानी। तो इंस्पेक्टर साहब बोले, बेहतर होगा कि आप उन लोगों के साथ समझौता कर ले। अगर केस कोर्ट में चला गया तो पूरा परिवार लपेटे में आ जाएगा। आपके पास 24 घंटे का समय है। या तो आप लोग आपस में मामला सुलझाकर कल थाने में हाजिरी लगा देना, नहीं तो हम आपके घर आकर आपको लेकर जाएंगे। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर राघव जी और कमला जी का कलेजा कांप उठा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं उनसे बात करता हूँ। हाथ जोड़ते हुए राघव जी बोले तो गुमसुम से आंगन में रखी चारपाई पर बैठ गए। शाम के समय जब उनके दोनों बेटे घर वापस लौटे तो राघव जी ने उन्हें सारी बात बताई। दहेज के आरोप के बारे में सुनकर करण गुस्से में आ गया। उनकी हिम्मत कैसे हुई हम पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने की? तो आदित्य बोला, नहीं करण, गुस्से से कोई बात नहीं बनती। फ़ोन करके आराम से उनसे बात करो, समस्या का हल जरूर निकलेगा। जब करण ने अपनी पत्नी राधा को फ़ोन लगाया तो उसके पिता ने फ़ोन उठाया। पिताजी, छोटी सी बात पर आपने हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। क्यों बेटा, तुमने हमारी बेटी पर हाथ उठाया, क्या यह छोटी सी बात थी? पिताजी, गुस्से में मुझसे वह गलती हो गई, लेकिन आपने तो मेरे माँ बाबूजी पर भी दहेज लेने का झूठा आरोप लगा दिया। उनका तो कोई कसूर था ही नहीं। देखो करण, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। अब तो तुमसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। उसके ससुर जी बोले तो करण गुस्से में बोला, ठीक है फिर जाने दो। मामला कोर्ट में, झूठे आरोपों के बल पर कोई केस नहीं जीत सकता। इतना कहकर करण ने फ़ोन काट दिया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तो आदित्य बोला, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक अच्छे वकील को जानता हूँ। थोड़ी देर में आदित्य वकील से मिलने चला गया। कोर्ट की कार्रवाई चलने लगी।
घर के सभी लोग हर पल इसी चिंता में रहते थे कि आखिर इस सब का नतीजा क्या निकलेगा। देखते ही देखते कई महीने बीत गए। एक शाम को जब आदित्य और राघव जी कोर्ट की कार्रवाई के बाद घर लौटे तो उन्हें पानी देते हुए स्वाति बोली, क्या कहा वकील ने, कब तक चलेगा यह कोर्ट केस? तो आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, भगवान ने हमारी सुन ली, हम केस जीत गए हैं। यह सुनकर घर के सभी लोगों के चेहरे खुशी से खिल गए। फिर कमला जी बोली, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। फिर करण ने कहा, अरे माँ, एक नहीं दो दो खुशखबरी है, मुझे सरकारी नौकरी भी मिल गई है। यह सुनकर उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा। घर में तो जैसे उत्सव सा माहौल बन चुका था। 2-3 दिन बीत गए थे तो कमला जी अपने पति से बोली, मुझे लगता है कि अब हमें करण के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लेना चाहिए। यह सुनकर राघव जी हैरानी से बोले, अरे यह तुम कैसी बातें कर रही हो कमला? देखिए जी, उन्होंने तो तलाक के कागज भी भेज दिए हैं। जब तलाक ही लेना हो तो फिर रिश्ता देखने में क्या हर्ज है? ठीक है, लेकिन कोई फैसला लेने से पहले एक बार करण से बात कर लो। उधर केस हार जाने के बाद राधा के मायके में जैसे मातम सा छा चुका था। इस दौरान राधा के भाई की भी शादी हो चुकी थी। अब राधा अपनी भाभी की आंखों में भी खटकने लगी थी। चिंता में डूबे राधा के पिता अपनी पत्नी से बोले, अरे भाग्यवान, इन वकीलों के चक्कर में तो हमारा बड़ा नुकसान हो गया और उधर उन लोगों के तो भाग खुल गए। अब तो करण की भी सरकारी नौकरी लग गई है। यह सुनकर राधा की माँ हैरान रह गई। उन्हें तो जैसे काटो तो खून नहीं। सरकारी नौकरी? कहाँ? हम सोचते थे कि उन्हें जेल की हवा खिलाएंगे और कहाँ सब कुछ हम पर ही उल्टा पड़ गया। तभी राधा वहाँ आकर बैठी तो उसकी माँ बोली, खैर जो होना था सो हो गया। आप राधा के लिए कहीं और रिश्ता देखिए। समय रहते कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके हाथ पीले कर देते हैं। तभी राधा बोली, यह क्या कह रही हो माँ? क्या जरूरत है कहीं रिश्ता देखने की? अगर वह लोग भी ऐसे ही निकले तो मुझे नहीं करवानी दोबारा शादी। तो उसके पिता बोले, बेटी, तुमने अपने हाथों से तलाक के कागजों पर दस्तखत किए हैं। अब कितने दिन तुम्हें घर बिठा के रखेंगे? शादी तो तुम्हें करनी ही होगी, नहीं तो आसपास और रिश्तेदारी के लोग बातें बनाने लगते हैं, 100 तरह की बातें पूछते हैं। तो राधा गुस्से से बोली, अच्छा पिताजी, अब आपको रिश्तेदारों का ख्याल आ रहा है? और जब मैं अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आई थी तब आपने मुझे क्या कहा था? बेटी, यह तुम्हारा ही घर है, तुम आराम से रहो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या हो गया? अरे बेटी, हमने कब कहा यह घर तुम्हारा नहीं है? लेकिन हमें भी समझने की कोशिश करो, उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा। तो राधा बोली, मैं सब समझती हूँ माँ, आपकी बहू के आ जाने के बाद अब मैं आपको बोझ लगने लगी हूँ। तो उसकी माँ बोली, ऐसी बात नहीं है बेटी, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो राधा नजरें झुकाकर हिचकिचाते हुए बोली, एक रास्ता है माँ, आप लोग जाकर मेरे ससुराल वालों से बात कर लो और माफ़ी मांग लो। बेटी की यह बात सुनकर राधा के पिता गुस्से से भड़कते हुए बोले, अच्छा, जब वह यहाँ तुझे लेने के लिए आए थे तो तुमने जाने से साफ इनकार कर दिया था। तेरे ससुर तो हमारे आगे हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन हमने भी तुम्हारी बातों में आकर उन्हें इतनी खरी खोटी सुना दी और घर से बेइज्जत करके निकाल दिया, और अब जाकर मैं उनसे माफ़ी मांगू? तो पिताजी, जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अपनी बेटी के लिए आप वहाँ जाकर माफ़ी तो मांग ही सकते हैं ना। तो राधा की माँ बोली, बात तो ठीक है, अगर हमारे झुक जाने से हमारी बेटी का घर बस जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और वैसे भी इतनी बड़ी बात तो थी भी नहीं। करण ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बहू होने के नाते इसे अपने सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। तो राधा बोली, हाँ पिताजी, मैं उनकी खूब अच्छे से सेवा करूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। यह सुनकर राधा के पिता बोले, हमारे बेटी ने तो बचपन दिखाया ही था, उनकी बातों में आकर हम भी मूर्खता कर बैठे। जब उसके ससुर लेने आए थे तो उसी समय से भेज दिया होता। बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं, अगले ही दिन राधा और उसके माता पिता राघव जी के घर पहुंच गए। राधा रोते हुए अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। तो राघव जी व्यंग्य कसते हुए बोले, लेकिन बेटी, तुम्हारी क्या गलती है? गलत तो हम थे जो तुम्हारे साथ आए दिन मारपीट करते थे, तुमसे दहेज मांगते थे, और तो और तुम्हें धक्का मारकर घर से बाहर भी निकाल दिया था। क्यों भाई साहब, यही बताया था ना अपने पुलिस वालों को। तो राधा के पिता बोले, नहीं समधी जी, ऐसी बात कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए, गलती तो हमसे हुई है,
बहुत बड़ी गलती हुई है। तो कमला जी हाथ जोड़कर बोले, देखिए भाई साहब, पहले ही आप लोगों के कारण हमने बहुत परेशानी उठाई है। न जाने कितनी रातें हमने जागते हुए बिता दी। कोर्ट केस के कारण हमारी बेइज्जती हुई, सो अलग, और क्या कुछ नहीं सुनाया आप लोगों ने हमें। अब जाकर हमारे बेटे की सरकारी नौकरी की खबर मिली तो चले आए हमसे माफ़ी मांगने। जब यह सब बातें चल रही थी उसी समय करण घर के अंदर आया और अपने सामने राधा को देखकर अपना आपा खो बैठा। हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? ऊंची आवाज में वह बोला। यह सुनकर राधा के पिता हाथ जोड़कर बोले, मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन हो सके तो हमें माफ़ कर दो। तो राघव जी बोले, देखिए भाई साहब, आपकी बेटी ने जो कुछ भी किया नादानीवश किया, लेकिन आपने उसका साथ देकर आप दोनों ने उसकी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ कर रख दिया। बच्चे गलती करती है तो माँ बाप को उन्हें समझाना चाहिए, उनके साथ देकर उन्हें और बड़ी गलती करने के लिए उकसाना नहीं चाहिए। खैर, अब तो हम लोगों के रिश्ते में ऐसी गांठ पड़ चुकी है जिसे खोलना संभव नहीं है, और वैसे भी हमने करण का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप हमें माफ़ कर दीजिए और यहाँ से चले जाइए। इस पर राधा उनके पैर पकड़ते हुए बोली, पिताजी, माँ जी, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो करण बोला, तलाक के कागज़ तो तुमने ही भेजे थे ना, तो अब यहाँ क्या लेने आई हो? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर राधा के पिता हाथ जोड़कर बोले, ठीक है बेटा, गलती की है तो भुगतान भी हमें ही करना होगा, हम चलते हैं। ऐसा कहकर जैसे ही वह वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़े तो राघव जी बोले, रुक जाइए, और फिर कमला जी की ओर देखते हुए बोला, कमला, करण के रिश्ते के लिए हमने अभी सिर्फ हाँ ही तो बोली है। अगर हम उन्हें मना कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत बदनामी हो जाएगी, लेकिन बहू की गलतियों के लिए उसे माफ़ी न देकर अगर आज हम इन दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ठीक कहते हैं जी आप, लेकिन क्या करण इस बात के लिए राजी होगा? अब सब लोगों की नज़रें करण पर ही टिकी थी, परंतु करण शांत था। कुछ पलों की उसकी मौन स्तब्धता उसको परेशान कर रही थी। उसने एक नज़र उठाकर राधा की ओर देखा और बोला, राधा, सच कहूँ तो मैं कभी तुमसे अलग होना नहीं चाहता था, लेकिन जो तुमने मेरे माँ बाबूजी के साथ किया था वह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। गलती तो कहीं न कहीं मुझसे भी हुई थी, जो गुस्से में आकर तुम पर हाथ उठा बैठा। लेकिन राधा, अब मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। करण के इतना कहते ही घर का माहौल खुशनुमा हो उठा। पूर्व में हुई गलतियों को दोनों परिवारों ने समय रहते सुधार लिया था। तो दोस्तों, एक तरफ स्वाति के मायके वाले थे जिन्होंने अपनी बेटी को उसकी गलती बताते हुए उसी समय सही कदम उठाया, और दूसरी तरफ राधा के मायके वाले जो उसे समझाने के बजाय बदला लेने की नीयत से सच्ची झूठी शिकायत दर्ज करवाकर अपनी बेटी का जीवन बर्बाद करने चले थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे छोटी सी बात पर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिंदगी भर अफसोस हो। तो दोस्तों, करण और उसके माता पिता ने राधा और उसके माता पिता को माफ़ करके सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।